एक लड़का पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां एक पुलिस वाले से जाकर के कहता है कि साहब, मैंने अपनी 4 बहनों का और एक माँ का कत्ल कर दिया है। ये बात सुनकर के वो पुलिस वाला बड़ा हैरान हो जाता है और अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये कह क्या रहा है। कुछ देर के बाद में वो व्यक्ति पुनः उस पुलिस वाले से कहता है कि साहब, मैंने होटल के अंदर कमरे में एक नहीं बल्कि 5 कत्ल किए हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप चल करके देख सकते हैं। ये बात जब वो पुलिस वाला सुनता है तो वो बड़ा हैरत में पड़ जाता है और फिर वह थाने के अंदर जाता है। जो थाने के एसएचओ होते हैं उनसे जाकर के कहता है कि साहब, एक लड़का बाहर आया हुआ है और वो ये कह रहा है कि मैंने होटल के कमरे में एक नहीं बल्कि 5 कत्ल किए हैं। ये बात जब थाने के एसएचओ सुनते हैं तो फिर वो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और तुरंत थाने से निकल करके उसी लड़के के पास आते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि आखिर तुमने कहाँ कत्ल किए हैं और तुम कौन हो, चलो हमें बताओ। तब वो लड़का अपने साथ लेकर के उस होटल में जाता है जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 5 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उन 5 डेड बॉडियों की वो दशा थी, उस हालत को देख करके पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा इंसान है जिसने एक नहीं बल्कि एक साथ में 5 मर्डर किए हैं और उसके बाद थाने में जाकर के अपना जुर्म स्वयं स्वीकार कर रहा है। फिर वहां पर सोशल मीडिया भी पहुंच जाती है और ये न्यूज जो होती है पूरे भारत में जोर शोरों से वायरल हो जाती है और वहां पर बड़े बड़े आला अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। आखिर उस लड़के ने अपनी ही परिवार के 5 सदस्यों का खून क्यों किया था, मर्डर क्यों किया था? क्या उस पर कोई दबाव था या किसी परेशानी का मारा हुआ था या फिर कोई आर्थिक स्थिति और थी उसकी जिसकी वजह से उसने अपने ही सगे नजदीकियों का, सगे संबंधियों का बुरी तरह से बेरहमी से कत्ल करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना बेदर्द इंसान कैसे हो सकता है। एक इंसान को मारने के बाद उसका दिल नहीं पसीजा और वो दूसरे को भी मारता रहा, फिर तीसरे को। इस प्रकार से एक नहीं बल्कि 5 व्यक्तियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आगरा के इस्लाम नगर और टेढ़ी बगिया कुबेरपुरा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अरशद होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष की थी। अरशद अपने परिवार के साथ यानी अपने माता पिता के साथ और अपनी 4 बहनों के साथ में गांव में रहा करता था। लेकिन बताया तो ये जाता है कि अरशद जो था फेरी का काम किया करता था। फेरी से जो भी पैसा वो कमाता था वो पैसा ला करके अपने घर रखता था और घर में अपने जो सदस्य थे उनका भरण पोषण किया करता था। और उसकी जो 4 बहनें थीं और एक माता पिता थे, बस इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन उसका विचार आया, क्योंकि उसके जो परिवार जने थे, जो पड़ोसी थे, मोहल्ला वाले थे, बताया जाता है कि वो अरशद के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे। इस वजह से अरशद के मन में आया कि मैं मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लूं, सनातन धर्म अपना लूं और अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब मंदिर के नाम कर दूं और यहाँ पर मंदिर बनवा दूं। ये विचार जब उसके दिमाग में आता है, तब ये बात कुछ दिन के बाद में उसके मोहल्ला पड़ोस वाले जब सुन लेते हैं तो फिर इस बात का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और उसे हर तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगते हैं। अरशद जब परेशान हो जाता है तो अपनी मदद की गुहार के लिए वो बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि अरशद की कोई भी आला अधिकारी मदद नहीं करता। यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन भी पहुंचता है, वहां जाकर के अपने पड़ोसियों की शिकायत करता है कि ये लोग हमारे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीन को छीन रहे हैं, घर को छीन रहे हैं, घर से हमें निकाल रहे हैं, आखिर हम कहाँ जाएं। यहाँ तक कि वो राजनेताओं के पास भी जाता है, लेकिन कोई भी राजनेता भी उसकी नहीं सुनता, पुलिस भी उसकी नहीं सुनती। परेशान हो जाता है, लोग बस्ती वाले उसके घर पर कब्जा करते हैं। फिर वो घर से निकल जाता है और 2-4 दिन इस कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर रहता है। उसकी 4 बहनें थीं, एक पिता थे, माता थी। इस प्रकार से 6 सदस्य थे और 7वां खुद था।
इस प्रकार से वो टाइम काटता रहता है। उसके बाद में वो विचार करता है कि अब ये लोग मुझे यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। तब वो अजमेर जाने का फैसला कर लेता है और अपने सभी परिजनों से विचार करता है, तो सभी लोग उस बात पर सहमत हो जाते हैं और फिर वो सभी लोग अजमेर चले जाते हैं। कुछ दिन जब अजमेर जाकर के रहते हैं और उसके बाद में वो 31 दिसंबर 2024 के लिए वो लखनऊ पहुंच जाता है और लखनऊ में जाकर के एक होटल होता है सरनजीत होटल, उसमें एक कमरा बुक कर लेता है। तो उसके लिए कमरा नंबर 109 दिया जाता है और उसमें वह जाकर के रहने लगता है। बताया तो ये जाता है कि जब वो कमरा में पहुंच जाता है, उसने पहले से ही षड्यंत्र बना रखा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था, किसी ने उसकी जब सुनवाई नहीं की थी। तब उसने विचार किया था कि 31 दिसंबर 2024 को जब उसने कमरा लिया तो उसने विचार किया कि मैं जो मन में ठान बैठा हूं, जो करने वाला हूं, वो इसी रात मैं कर लूंगा। फिर वो दारू खरीद के लाता है और दारू खरीदने के बाद में वो अपनी चारों बहनों को दारू पिलाता है, अपने माता पिता को भी दारू पिलाता है, खुद पीता है। और इसी प्रकार से बताया जाता है कि 2 थाली उसने खाना भी बाहर से मंगाया था और खाना जब मंगाया था उन सबको खिलाया भी होगा। उसके बाद जैसे ही नाइट के 2 बजते हैं और 2 बजे वो अपनी बहन, जो सबसे बड़ी बहन होती है जिसका नाम अलसिया होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल की होती है, और उससे छोटी जो होती है उसकी उम्र रहमीन होती है, उसकी उम्र 18 साल की होती है। उससे छोटी जो होती है उसका नाम अक्सा होता है और एक सबसे छोटी बहन उसकी होती है जिसका नाम आलिया होता है और उसकी उम्र 9 साल की होती है। इस प्रकार से वो अपनी चारों बहनों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। एक की हाथ की नस काट देता है और फिर नस कटने के बाद में खून पूरे कमरे में फैल जाता है और फिर वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी लोगों में चीख पुकार मचने लगती है। तभी वो और उसके पिता मिलकर के, जिनका नाम बदर था और उसकी माता का नाम आसमा था, उसके पिता और अरशद दोनों मिलकर के उन चारों लड़कियों को मारने लगते हैं। किसी के मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं तो किसी का गला दबा देते हैं और सबके हाथ की नस काट देते हैं, जिससे पूरे होटल के रूम में खून ही खून फैल गया था और वो डेड बॉडी जो थी वो खून से लथपथ पड़ी थी। इस तरह से वो लड़कियां 4 थीं, वो बिलक बिलक करके मर गईं। उसके बाद में उसने अपनी माँ का भी वहीं कत्ल कर दिया, उसे भी खत्म कर दिया। इस प्रकार से जब सवेरा होता है और सवेरा होने के बाद लगभग 8:30 बजे लखनऊ के चारबाग पुलिस स्टेशन में अरशद पहुंचता है और वहां एक पुलिस वाले से जाकर के कहता है कि साहब, जो बराबर में होटल है उस होटल के कमरा नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई हैं और वो सब कत्ल मैंने किए हैं। ये बात सुनकर के वो पुलिस वाला बड़ा हैरत में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो। पुलिस वाला सोचता है हो सकता है सुबह सुबह मजाक करता हो, उसने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। और कुछ देर के बाद में वो अरशद फिर कहता है कि साहब, मैंने 5 कत्ल किए हैं, आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चल करके उस कमरे में देख सकते हैं। ये बात जब वो दोबारा कहता है तब वो पुलिस वाले को थोड़ा विश्वास होता है और विश्वास जब होता है तो वो दौड़ करके थाने के जो अध्यक्ष होते हैं एसएचओ, उनसे जाकर के कहता है कि साहब, एक लड़का आया हुआ है और वो ये कह रहा है कि यहीं पर पड़ोस में जो होटल है सरनजीत होटल, उस होटल में 5 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, 5 लाशें पड़ी हुई हैं और वो कत्ल इसी लड़के ने किया है। ये बात सुनकर के वो थाने के एसएचओ एकदम एक्शन में आ जाते हैं और निकल करके बाहर आते हैं और कहते हैं कि चलो भाई देखते हैं कहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। तब वो लड़का लेकर के सरनजीत होटल में जाता है। कमरा नंबर 109 को जब खोला जाता है तब वहां का जो दृश्य पुलिस देखती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये कितना पत्थर दिल व्यक्ति है जिसने एक नहीं 5 कत्ल किए हैं और पूरा कमरा खून से लथपथ है, बॉडी लथपथ है और इसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। अरशद का जो पिता था बदर, वो कमरा छोड़ करके वहां से भाग जाता है, वो भी मरने के फिराक में निकल जाता है कहीं। लेकिन पुलिस जब ऐसी हालत देखती है तो वहां पर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी पहुंच जाते हैं, पत्रकार भी आ जाते हैं। फिर ये खबर कुछ ही मिनटों में पूरे भारत में फैल जाती है और वायरल हो जाती है। ये सुन करके वहां पर बड़े बड़े आला अधिकारी, डीएम, एसडीएम जिले के जो भी होते हैं, सभी
एसपी आईएसपी जो भी होते हैं सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और इस घटना को जब देखते हैं तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां का जो दृश्य था, मंजर था, वो बहुत ही डरावना और घातक था। फिर पुलिस उन सब की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर अरशद को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुमने ये काम जो किया क्यों किया, किस वजह से किया, क्या परेशानी थी तुम्हें, किसके दबाव में आकर के किया या फिर इन लोगों की कोई गलती थी। तब अरशद कहता है कि मैं आगरा के इस्लाम नगर, डेढ़ी बगिया और कुबेरपुरा का रहने वाला हूँ। वहां उस गांव में मेरा एक मकान है और वहां के सभी लोग मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर लिया जो मोहल्ला पड़ोस के थे, तो मुझे मजबूरन घर से निकलना पड़ा। कई दिन मैं इधर उधर भटकता रहा, फुटपाथ पर अपने माता पिता बहनों को सुलाता रहा, भूखा प्यासा रहा। मैंने पुलिस से गुहार की, बड़े बड़े अधिकारियों से गुहार की, नेताओं से गुहार की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो ये काम करने के लिए मुझे मेरे बस्ती वालों ने मजबूर कर दिया और इस मजबूरी में मैंने ये काम किया है। ये बात जब पुलिस सुनती है तो बड़ी हैरत में पड़ जाती है। फिर उसे लेकर के उसी के गांव पहुंचती है, इस्लाम नगर, तो देखती है कि वहां का जो उसका मकान था, उस मकान पर ताला पड़ा हुआ था और आस पड़ोस के जो मोहल्ला पड़ोस के लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है तो वो अरशद पर बहुत सारे झूठे आरोप थप देते हैं कि ये बहुत ज्यादा झगड़ालू व्यक्ति है, ये किसी से बोलता चालता नहीं है, फेरी का काम करता है और किसी से इसकी बनी हुई नहीं है। उन्होंने अनेकों प्रकार के उस पर आरोप लगा दिए। लेकिन अरशद ने एक वीडियो में ये बताया था कि मेरे मोहल्ला पड़ोस के जो लोग हैं, मैंने अपनी जमीन घर जो भी था मेरे पास वो मैंने मंदिर के नाम करने की बात जब से कही है, अपना धर्म बदलने की बात कही है, तब से मेरे मोहल्ला पड़ोस के लोग मुझे बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मुझे घर से निकाल दिया, इन्होंने जबरदस्ती मेरे घर पर कब्जा कर लिया कि कहीं मैं मंदिर के नाम ना कर दूं। इस वजह से मैं कई दिन से भटक रहा और किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। और मेरी गुहार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि मेरे मोहल्ला पड़ोस के जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और कार्रवाई करने के बाद उन्हें भी सजा दिलवाएं। क्योंकि अरशद ने जो वीडियो में नाम लिए हैं वो मोहल्ला पड़ोस के बहुत सारे नाम हैं और वैसे तो उन्होंने पूरी बस्ती को ही दोषी ठहराया है इन केस में। और अरशद ने जो नाम लिए हैं वो नाम है अफ्ताक अहमद हैं और आलिम खान है, सलीम ड्राइवर हैं, अहमद हैं, आरिफ हैं और अलीम खान हैं। इसके रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने वीडियो में बताया है अरशद ने कि ये सभी मिलकर के एक गैंग चलाते हैं और लड़कियों को, क्योंकि ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो लड़कियां इधर उधर इन्हें मिल जाती हैं तो रात बिरात उन्हें उठा करके ले आते हैं और फिर ये अहमदाबाद ले जाकर के उन्हें सप्लाई कर देते हैं, बेच देते हैं। बस इनका ये काम है। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार करता हूं कि इन सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर के इन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजें। ये उसने वीडियो में बताया है कि जो भी क्राइम हुआ है, जो भी घटनाएं घटी हैं, इन सब के जिम्मेदार हमारे मोहल्ला पड़ोस के लोग हैं। इधर पुलिस उसके पिता पर भी शक करती है और पिता की भी इंक्वायरी शुरू कर देती है और अरशद को गिरफ्तार कर लेती है। तो साथियों, ये घटना सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समाज में हो रही ऐसी घटनाओं को केवल आपके सामने लाना है। और योगी आदित्यनाथ से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने अरशद के लिए इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने ही परिवार के 5 सदस्यों का कत्ल कर दिया। अगर मोहल्ला पड़ोस के लोग उसे इतना प्रताड़ित नहीं करते तो शायद वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देता और फिर आज वो अपने परिवार के साथ अच्छा खासा सुरक्षित होता। तो ऐसे क्रिमिनलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।